सोशल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एसएसटी के बारे में। बुक है हिस्ट्री और चैप्टर है 3, जो कि नाथसीवाद और हिटलर का उदय है। इस चैप्टर में हम हिटलर और उसकी विचारधारा, जिसे नाथसीवाद के नाम से जाना जाता है, के उदय के बारे में विचार करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम नाथसीवाद और हिटलर के उदय के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। हम बात करेंगे हिटलर के उदय के विषय में। हिटलर, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, और वह एक जर्मनी का बहुत ही निरंकुश कह सकते हैं और तानाशाह शासक था। हिटलर के का नाम बहुत ही विख्यात है और वो जाना जाता है अपनी तानाशाही के लिए। वो जाना जाता है अपने कड़े फैसलों के लिए। हिटलर जाना जाता है अपनी बर्बरता के लिए, जो बर्बरता उसने जर्मनी में उन लोगों के साथ की जो हिटलर का समर्थन नहीं करते थे, या फिर जो उस धर्म को फॉलो नहीं करते थे जिस धर्म को हिटलर फॉलो करता था। हिटलर ने बड़े पैमाने पर कत्लेआम करवाया, बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतारा। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को हिटलर ने निर्ममता से मरवा दिया था। कारण था कि वो लोग उस धर्म के नहीं थे जिस धर्म का हिटलर था, और उस विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे जिस विचारधारा को हिटलर प्रमोट करता था, या जिस विचारधारा को हिटलर बढ़ावा देता था। तो आइए हम हिटलर और उसके विचार, जिसे कि नाथसीवाद कहा जाता है, नाथसीवाद या नाजीवाद के नाम से हम उसकी विचारधारा को जानते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि नाथसीवाद क्या था और हिटलर का उदय जर्मनी में कैसे हुआ। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं। हिटलर तो अपने आप में खुद ही एक इसका मुख्य बिंदु है ही है। इसके साथ बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न है कि भाई हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था। कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी विचारक होता है या कोई भी शासक होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा में विश्वास करता है। उसका एक वैचारिक आधार होता है और उस वैचारिक आधार के द्वारा वो अपनी विचारधारा बनाता है या फिर उस पुरानी विचारधारा को मानता है। इसी तरह से हिटलर चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधारा से सहमत था और उनके विचारों को वो फॉलो करता था। चार्ल्स डार्विन, जैसे कि हम जानते हैं कि उसने बहुत ही विख्यात पुस्तक लिखी है, ओरिजिन नाम की जो उसकी किताब है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम की पुस्तक लिखी, कि उसने बताया कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई है और इस सृष्टि में वही व्यक्ति अस्तित्व में है, बना हुआ है या बना रहा है, जो एक तरह से ताकतवर है या जिसके पास योग्यता है और क्षमता है। इसी चार्ल्स डार्विन को आधार बनाया हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर इस विचार को लेके आया पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस में उसने ये विचार दिया कि एक तरह से जो पॉलिटिक्स है, ये एक तरह से एक ऐसा खेल है या एक ऐसी विचार है जिसमें जो ताकतवर को ज़्यादा सूट करती है, जो ताकतवर को ज़्यादा फेवर करती है। और चाहे वो समाज हो, राजनीति हो, या फिर कोई और भी क्षेत्र हो, वही व्यक्ति अस्तित्व में बना रहता है जो योग्य है, क्षमतावान है या फिर शक्तिशाली है, जिसको उसने नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
इसका मतलब वही सरवाइव करता है जो फिट है, अर्थात जो योग्य है, जो सक्षम है, जो ताकतवर है। इसके बाद पहले हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया? जैसे कि हम जानते हैं कि हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, जर्मनी जर्मनी के का एक तरह से शासक बन गया, लेकिन उसको शासक बनाने का न्योता किसने दिया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग। अगला प्रश्न है, नाथसी शासन में कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का शिकार बनाया गया या अपने दमन का निशाना बनाया गया? ठीक है? कितने तरह के लोगों को, किस्म होते तरह, कितने प्रकार के लोगों को, तो कुल मिलाकर के 52 किस्म के लोगों को नाथसी शासन के दौरान अर्थात हिटलर के शासन के दौरान निशाना बनाया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ये वह दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ था और जो 1945 तक चला था। और इस लड़ाई में हिटलर, जो कि जर्मनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जर्मनी का शासक था, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ थे और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश थे। तो इस युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली की हार हुई थी और इस युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जीत हुई थी। तो इसमें कहा जाता है कि भाई, प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ऐसी क्या गलती हो गई हिटलर से, ऐसी उसकी कौन सी बड़ी भूल थी जिसकी वजह से जर्मनी की हार हुई, हिटलर की हार हुई? तो इसका उत्तर है कि सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी मानी जाती है, क्योंकि सोवियत संघ उस युद्ध से दूर था, उस युद्ध में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ पर हमला हुआ, हिटलर ने, जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो सोवियत संघ जो आज का रूस है, उसे वह पहले का सोवियत संघ था। तो उस सोवियत संघ के ऊपर हमला करना हिटलर की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है, उसकी बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, जिसकी वजह से उसकी हार सुनिश्चित हो गई। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन किन देशों ने दिया? वो मैंने पहले बताया था। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ देने वाले इटली और जापान थे, और इसलिए जर्मनी, इटली और जापान को, तीनों इन राष्ट्रों को हम धुरी राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, धुरी राष्ट्र कहा जाता है या ध्रुव शक्तियां कहा जाता है। एक्सिस पावर्स थी ये। दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थी जिनको हम मित्र राष्ट्र कहते थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस शामिल थे। किन देशों को राष्ट्र मित्र कहा जाता है? प्रश्न दोबारा आ रहा है वही। तो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना? हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। जैसे कि हम जानते हैं कि 1930 में विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जैसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि एक बहुत बड़ा महासंकट, आर्थिक महासंकट था। और इस आर्थिक महासंकट में ज्यादा प्रभाव वैसे अमेरिका के ऊपर पड़ा था, लेकिन जर्मनी पर भी इसका असर पड़ा और जर्मनी ने इस संकट से निकलने के लिए सहारा लिया युद्ध का, जो कि एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम कह सकते हैं। इट वाज ए सुसाइडल स्टेप फॉर जर्मनी बिकॉज जर्मनी गॉट डिफीट इन दिस वॉर। खुद जर्मनी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और जर्मनी इस युद्ध में हार गया। ना सिर्फ जर्मनी ही इस युद्ध में हारा, बल्कि हिटलर ने खुद भी सुसाइड कर लिया था और खुद भी उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद आता है घेटो या दड़बा किसे कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय घेटो?
घैटो का मतलब यानी उसको हिंदी में दड़बा कहते हैं। दड़बा का मतलब कि अ, एक ऐसा रहने का एक ऐसा स्थान जो एक तरह से पूरी तरह से जिसमें एक ही समूह के लोग रहते हों या एक ही जाति के लोग रहते हों, एक ही नस्ल के लोग रहते हों, ठीक है, उसे घैटो कहते हैं। तो यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घैटो या दड़बा कहा जाता था। यानी कि जो ज्यूस थे, जिनको हम यहूदी कहते हैं, वो बाकी समाज से अलग रहते थे। बाकी समाज का मतलब जो जर्मन लोग थे, इन जर्मनों से वो अलग रहते थे और वो इनके साथ मिलते जुलते नहीं थे। ठीक है, तो दे लिव्ड इन घेटोस। इसके साथ ही अ, ठीक उसी तरह से जैसे भारत में भी कभी अछूतों के लिए अलग दड़बे टाइप की एक जिंदगी थी उनकी भी, और वो भी, उन्हें भी बाकी समाज के साथ घुलने मिलने का अधिकार नहीं था, आज़ादी नहीं थी। प्रश्न अगला है कि नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता है? हु इज कॉल्ड द क्रिमिनल और अफेंडर ऑफ नवंबर? नवंबर का अपराधी किसे कहा जाता है? तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता है। वाइमर गणराज्य के समर्थक अर्थात जर्मनी शासन के जो समर्थक थे, उन्हें नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एक तरह से उस हिटलर को युद्ध को शुरू करने का समर्थन दिया और एक तरह से उसको प्रोवोक किया, उसको सपोर्ट करके उसे मनमानी करने का एक तरह से लाइसेंस दे दिया है, छूट दे दी। अगला है नाथसीवाद क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नाजिज्म? नाथसीवाद या नाजीवाद क्या है? नाजीवाद या नाथसीवाद एक विचारधारा है, ठीक है। जैसे मार्क्सवाद है, व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद है, और जैसे कि साम्यवाद है, उसी तरह से यह गांधीवाद है, अंबेडकरवाद है, ये सभी विचारधाराएं हैं। ऐसे ही नाथसीवाद भी एक विचारधारा है। ये कैसी विचारधारा है? यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना है, ठीक है, एक व्यवस्थित विचारधारा है ये, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। इस नाथसीवाद का जनक हिटलर था, यानी कि हिटलर ने ही जिस विचार को पैदा किया, उसी विचार को हम नाथसीवाद के नाम से जानते हैं, जो कि पूरी तरह से उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित थी। उग्र राष्ट्रवाद जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था, ठीक है। तो यह एक ऐसी विचारधारा थी जो उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित थी और रक्त की शुद्धता पर भी आधारित थी, ठीक है। इसमें जो हिटलर था, अपने आप को आर्य कहता था, और आर्यों को ये पवित्र या सर्वश्रेष्ठ मानता था, और इस विचारधारा के अंतर्गत दूसरे लोगों को जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं था। यही वजह है कि उसने जर्मनी से बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारकर भगाया और लाखों यहूदियों को मौत के घाट, ऐसा माना जाता है कि 60 लाख ज्यूस वर किल्ड बाय हिटलर। लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और उसके अलावा और बहुत सारे दूसरे जो समाज के लोग थे या दूसरे समुदाय के लोग थे, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। अगला प्रश्न है कि भाई नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था, यानी कि वो विश्व के बारे में क्या सोचते थे, है ना, उनका क्या मानना था नाजियों के बारे में, सॉरी, विश्व के बारे में वो क्या सोच रखते थे। तो इसके लिए विश्व के बारे में उनके नात्सियों के निम्नलिखित सोच थी या दृष्टिकोण था। जैसे नंबर 1, सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। मैंने जैसे पहले बताया कि वह दूसरे जो समाज थे
या दूसरे समुदाय के लोग थे, उन्हें अपने साम्राज्य में बराबर नहीं मानते थे। उन्हें अपने समाज के अंदर वो उन्हें इक्वलिटी या इक्वल नहीं मानते थे, बराबर नहीं मानते थे, वो उन्हें अपने से निम्न मानते थे। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। ठीक है, यानी कि दूसरे समाज के लोग नस्ल के आधार पर या तो वो अपने जर्मन जो है अपने से उन्हें श्रेष्ठ मानता था या अपने से उन्हें कमतर मानता था। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जर्मन जो आर्य हैं वो सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह की सोच नात्सीवाद कहलाता है। इस तरह की सोच जो है मानवता मानवता का खून करने वाली सोच है। अगला बिंदु है इसमें कि उनकी दूसरी दृष्टिकोण जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। उनका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, यानी कि वो कब्जा करने में विश्वास करता था। दूसरों की जमीनों को हड़पना, दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, इसके साथ ही वह उनका मानना था कि युद्धों से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति जुटाना जरूरी है। यानी कि वो युद्ध में विश्वास करता था और युद्ध के द्वारा ही वह अपने लिए संसाधन, अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने में विश्वास करता था। तो ये इस तरह की विचारधारा नात्सीवाद विचारधारा कहलाती है, जो अपने समुदाय के लोगों को सर्वश्रेष्ठ समझती है और दूसरों समुदायों को अपने से कमजोर और निम्न मानते हैं तथा उनकी संपत्ति को छीनने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि वो खुद सर्वश्रेष्ठ हैं और दूसरे उनके गुलाम हैं। या तो वो गुलामी में रहें या फिर उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह की खतरनाक सोच को ही हम क्या कहते हैं? नात्सीवाद कहते हैं। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है इसमें या सब टॉपिक कह सकते हैं कि हिटलर का उदय कब और कैसे हुआ। हिटलर क्या अचानक या कैसे वो सत्ता में आया, इसके बारे में जानेंगे कि सत्ता में वो कैसे आया, वो कैसे शासक बना। उसके उदय होने का मतलब उसका वो शासक कैसे बना, हाउ ही बिकेम रूलर। तो हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली। वर्कर्स पार्टी, जर्मनी में एक वर्कर्स पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसमें वह 1919 में शामिल हो जाता है। ही बिकेम द मेंबर ऑफ वर्कर्स पार्टी इन 1919 और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना कब्जा कर लिया, एक तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। ठीक है, उसने उसको फिर क्या नाम दिया? सोशलिस्ट पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल करके उसने सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, यानी कि समाजवादी दल उसका नाम रख दिया, जबकि ये किसी भी तरह से समाजवादी दल नहीं था। यह सिर्फ एक समुदायवादी दल था। अगर हम सही तरह से माने तो इट वाज ए कम्युनिटेरियन पार्टी, नॉट ए सोशलिस्ट पार्टी। यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से भी जानी गई, यानी कि फिर इसका नाम नात्सी पार्टी बन गया, यानी कि नाजी पार्टी। क्लियर? देखिए, वर्कर्स पार्टी थी, उस वर्कर्स पार्टी का हिटलर सदस्य बनता 1919 में, उस पार्टी पर अपना पूरा कब्जा स्थापित कर लेता है। उसके बाद उस पार्टी का नाम बदल करके सोशलिस्ट पार्टी रख देता है। कुछ दिन के बाद यह पार्टी फिर नात्सी पार्टी के नाम से जाने लगती है।
महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी और काम धंधे बंद हो रहे थे, ठीक है, तो उस समय मजदूर भी बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भुखमरी में जी रही थी, और नात्सियों ने प्रोपेगेंडा करके, प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार, दुष्प्रचार करना, अफवाहें फैलाना, ठीक है, नात्सियों ने प्रोपेगेंडा करके, प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई लोगों को कि हम आपके लिए एक बेहतर जिंदगी जीने की, एक बेहतर जिंदगी एक कैसे जिए इसके लिए हम बहुत अच्छी व्यवस्था लेके आएंगे, आप हमें समर्थन दीजिए, हमें जिताइए, हमें वोट दीजिए। नात्सियों ने दुष्प्रचार करके, लोगों को गुमराह करके, उन्हें आ, ये कह सकते हैं कि एक बेहतर जीवन का सपना दिखा करके लोगों को सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इसके लिए पहले वो आंदोलन भी चलाते हैं, भाषणबाजी भी खूब होती हैं। भाषणबाजी में नाथ जो हिटलर था वो बड़ा उस्ताद था, है ना, उसके जैसा भाषणबाज था नहीं कोई उस समय तक। बड़ी लच्छेदार बातें करके लोगों को अपनी बातों में उलझा लेता था, और अब बड़े पैमाने पर लोग उसके समर्थक बनते जा रहे थे। और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जो है जर्मन चांसलर बन जाता है। ये था हिटलर का उदय, कि किस तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता से वो उठता है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति शुरू करता है, धीरे धीरे पार्टी पर अपना पूरा कब्जा कर लेता है, और फिर जर्मनी का चांसलर बन जाता है, अर्थात जर्मनी का प्रधानमंत्री बन जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हिटलर का उदय हुआ। अगला जो प्रश्न है वह है हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी, ठीक है, उसकी जो पॉलिटिकल स्टाइल कैसी थी, वो कैसे काम करता था, अथवा हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए। मतलब वो अपनी राजनीति के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाता था, किस तरह के दांव पेच वो चलता था, इसके बारे में जानेंगे। हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थी, जैसे नंबर 1, वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास करता था। देखो, गोडम आडंबर करता था वो, आडंबर मतलब दिखावा, झूठ, फरेब, इनमें माहिर था। क्लियर? ताकि लोग उसके साथ गोलबंद हो जाएं, लोग उसके साथ जुड़ जाएं। तो लोगों को गोलबंद करने के लिए वो झूठ और पाखंड का सहारा लेता था, नंबर 1। दूसरा, वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं करता था, ठीक है, बड़ी बड़ी रैलियां भी करता था वो, ये दिखाने के लिए भाई देखो मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरा समर्थन बढ़ता जा रहा है, और मैं इस देश का एकमेव नेता बनता जा रहा हूँ, ओनली वन लीडर ऑफ द जर्मनी बनता जा रहा हूँ, और जनता का विश्वास, जनता की लोकप्रियता मेरे साथ है, इसके लिए रैली करता था। क्लियर? इसके अलावा वो क्या करता था, नंबर 3, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, लाल झंडा उसका निशान था, और उस पर स्वास्तिक का निशान छपा होता था। जैसे हर पार्टी हमारे देश के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके भी झंडे हैं, किसी का रंग लाल है, किसी का रंग नीला है, किसी का हरा है, किसी का पीला है, किसी का सफेद है। ऐसे ही हिटलर के झंडे का रंग लाल था, जिस पर बीच में स्वास्तिक छपा हुआ था। स्वास्तिक जैसे कि हम उसको सही भली भांति जानते हैं, हमारे भारत में भी स्वास्तिक कोई पवित्र निशान माना जाता है। हालांकि यह है हिटलर हिटलर के सोच का प्रतीक है स्वास्तिक। नात्सी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था, वह लोगों से या लोगों के लिए या लोगों द्वारा सैल्यूट का प्रयोग करता था। नात्सी सैल्यूट एक अलग किस्म का सैल्यूट, अलग किस्म का अभिवादन करने का तरीका। क्लियर? भाषण देने में भाषण खास अंदाज में दिया करता था वो, लच्छेदार बातें, लोग जो है
उसके पीछे पागल हो जाते थे उसकी बातों को सुन करके। भाषणों के बाद तालियों में भी खास अंदाज ने नाथसी लोग बजाया करते थे। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नाथसी लोग तालियां बजाया करते थे। उनके ताली बजाने का भी अलग रंग ढंग था। नंबर 4, चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा के तौर पर पेश कर रहा था। ठीक है, उसने कहा कि मैं इस देश का मसीहा हूँ, इस जनता का मसीहा हूँ, और मैं इस देश का सच्चा वीर सपूत हूँ। मैं ही इस देश की रक्षा कर सकता हूँ, मैं ही इन लोगों को बचा सकता हूँ इस आर्थिक संकट से। ओके। और उसने लोगों से ये वादा किया और लोगों को ये दिखा रहा था कि जैसे जनता को इस तबाही से उबारने के लिए उसने ही अवतार लिया है। उसे अपने आप को, उसके समर्थक उसे अवतार के रूप में भी प्रकट कर रहे थे कि ये तो ईश्वर का अवतार है जो जनता का तारणहार बनेगा, जनता के लिए जनता का कल्याण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हिटलर इन हथकंडों को अपना करके, इन दाव पेचों को अपना करके सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद किस तरह से वहां अल्पसंख्यकों का दमन करता है, किस तरह से दूसरे समुदाय के लोगों का दमन करता है, इतिहास इस बात का गवाह है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को उसने मौत के घाट उतरवा दिया था इस शन की शासक के द्वारा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, इसका अंत 1945 में हुआ था। तो अंत कैसे हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिका कूद पड़ा क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, और पर्ल हार्बर पर अटैक करने के बाद अमेरिका उसमें घुस गया। तो ये जापान की मूर्खता थी, उसने उसको अमेरिका को छेड़ लिया। लड़ाई फ्रांस ब्रिटेन के साथ हो रही थी। ठीक है, उसमें एक और अपना विरोधी खड़ा कर दिया, तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़ गए। उससे पहले जो धुरी शक्तियां थी, जापान, जर्मनी, इटली, ये एक तरह से लीडिंग बोर्ड में थी, मतलब युद्ध में यह जीत की और अग्रसर थी। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जैसे हम कहते हैं, सुनते आए, तो इन्होंने अमेरिका को भी जो है अमेरिका के ऊपर हमला करके एक सोते हुए शेर को जगा दिया, और फिर अमेरिका उस लड़ाई में आ गया। जैसे अमेरिका उस लड़ाई में आया तो मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ गई और ये कमजोर हो गए, तो फिर इन्हें घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की हार हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, उस लड़ाई में अमेरिका की वर्चस्वता स्थापित हो गई और वो युद्ध जर्मनी, जापान, इटली की हार के साथ समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भाई वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य का मतलब हम जर्मनी को ही कहते हैं, जर्मन साम्राज्य को ही हम वाइमर गणराज्य कहते हैं। ठीक है, जर्मन साम्राज्य को ही वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं। तो इसके सामने कई समस्याएं थी, जैसे नंबर 1, युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हर जाने के लिए इसे दोषी ठहराया गया। जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर इसे दोषी माना गया युद्ध का, कि इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था, और जब युद्ध इसने शुरू किया था तो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही की जाए। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, दूसरा है कि रूस की बोल्शेवी क्रांति की तरह ही जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा, स्पार्टकिस्ट लीग एक पार्टी थी, ये स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक पार्टी ने वहां पर क्रांति की, ऐसे ही स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई जर्मनी में। इसे वाइमर गणराज्य ने हालांकि विफल तो कर दिया था, लेकिन जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे।
विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के विद्रोही विरोधी हो गए थे। तीसरा समस्या क्या थी जर्मनी की? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जब कर्ज और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने उसके बहुत से आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। देखो, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, तो उस समय जर्मनी को एक तरह से युद्ध का युद्ध को का दोषी बनाया गया था, उसको युद्ध शुरू करने वाला, कि इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ है, तो इस पर हर्जाना इसे हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कई तरह के दंड लगाए गए, आर्थिक दंड लगाए गए, आर्थिक हर्जाना उससे लिया गया। इसके साथ ही 1923 में इस गणराज्य को कई तरह के आर्थिक संकट झेलने पड़े थे। इसके मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम हो गई थी, और कर्ज और महंगाई, मुद्रास्फीति दर बढ़ गई थी। यानी कि जर्मनी के ऊपर कर्ज बढ़ गए और इसमें महंगाई भी बढ़ गई, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं इकोनॉमिक्स में। जिससे निपटने के लिए उसे अमेरिका से आर्थिक मदद के रूप में, कर्ज के रूप में लेनी पड़ी थी, और अमेरिका से कर्ज लेकर इसने उस आर्थिक संकट से निकलने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन ये कर्ज से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था, उस संकट से बाहर नहीं निकला था कि इसने दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से जर्मनी में नाथसीवाद और हिटलर का उदय हुआ, और उस उदय के बाद, हिटलर के उदय के बाद, जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित हुआ, और तानाशाही शासन की वजह से जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में जाना पड़ा, और उस विश्व युद्ध में फिर हारना पड़ा। तो इस वीडियो नोट में बस इतना ही। बाकी जो शेष इसके टॉपिक्स हैं उसे भाग 2 में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। नए वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।